हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित मिडा। स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आरबीआई अपना जो सरप्लस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों ट्रांसफर करता है, कैसे आरबीआई को अपना सरप्लस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना पड़ता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड ये सरप्लस क्या होता है, व्हाट इज द सरप्लस, और क्यों आरबीआई इसको ट्रांसफर कर देता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आता रहता हूं और आपको मेरे साथ जुड़े रहना है फॉर द मोर अपडेट्स। चलिए अब आज डिस्कस करेंगे कि आरबीआई क्यों अपना जो सरप्लस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर देता है। सबसे पहले तो एक न्यूज आती है। ये न्यूज क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2020-21 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 99,122 करोड़ रुपए सरप्लस ट्रांसफर करेगा। ये एक न्यूज आती है कि आरबीआई जो है ये 2020-21 के लिए, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हो गया 31 मार्च 2021। पहली चीज तो आपको यहां पे देखने की बात करेगी, आप 9 मंथ पढ़ रहे हो। 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर तो पूरा एक साल का होता है, ईयर की बात आ गई तो मतलब एक वर्ष, ठीक है। बट आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होता था वो पहले वो जुलाई टू जून होता था, बट इस साल से आरबीआई ने अपना फाइनेंशियल ईयर जो है वो विद द रेगुलर फाइनेंशियल ईयर, दैट इज हमारा जो अप्रैल टू मार्च होता है उसके साथ स्विच कर लिया है। तो मतलब 31 मार्च 2021 को आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। वो फाइनेंशियल ईयर जो जुलाई 2020 से शुरू हुआ था, यानी कि 1 जुलाई 2020 टू 31 मार्च 2021, दीज 9 मंथ्स। इस 9 मंथ्स में आरबीआई ने जो पैसा कमाया, ठीक है, उसमें से आरबीआई ने 99,122 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने की बात करी। अब ये सरप्लस क्या होता है? सरप्लस होता है, देखिए आरबीआई जो भी पैसा कमाता है, आरबीआई के जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, जो भी इनकम होती है। अब आरबीआई को इनकम कहां से आती है, आरबीआई के एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आरबीआई को जितनी भी इनकम आती है उसमें से आरबीआई के खर्चे निकाल देने के बाद और एक रिस्क मेंटेनेंस रख लेने के बाद जितना पैसा आरबीआई के पास बच जाता है उसको बोल देते हैं सरप्लस, मतलब एक्स्ट्रा मनी। तो वो जो सरप्लस होता है वो आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर देता है। और एक न्यूज आई इस बार कि इस बार आरबीआई कितना पैसा ट्रांसफर कर रहा है, 99,122 करोड़ रुपए, 99,122 करोड़ रुपए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी एक मीटिंग हुआ था कुछ टाइम पहले, दैट इज द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 589th मीटिंग था ये, ठीक है। दैट इज हेड बाय द श्री शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं। इनके द्वारा हेड किया गया और इकोनॉमी को लेकर चर्चा करी गई। तो आरबीआई ने अपना फाइनेंशियल ईयर स्विच करने का अनाउंसमेंट तो काफी टाइम से कर रखा था, बट इस बार इस फाइनेंशियल ईयर को ऑफिशियली स्विच कर दिया गया। अब आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर जुलाई से जून की बजाय अप्रैल से मार्च ही रहेगा, ठीक है। तो जो प्रीवियस वाला फाइनेंशियल ईयर था उसको हमने 9 महीने में खत्म कर दिया, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बता दिया जुलाई 2020 से लेकर मार्च 2021 तक वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है। अब आरबीआई ने बोला, इस मीटिंग के दौरान आरबीआई ने बोला कि हम 99,122 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करेंगे फॉर द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द 2020-2021। ये हम ट्रांसफर करेंगे आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ द कंटीजेंसी रिस्क बफर। देखिए एक रिस्क बफर आरबीआई को मेंटेन करना पड़ता है, एक रिस्क मेंटेन करके चलना पड़ जाता है, एक रिस्क का खर्चा कि इतना पैसा इतना परसेंट अपने पास रखना है, ठीक है। जितनी इनकम आई उसमें से खर्चे निकाले, उसके अलावा एक वैल्यू अपने पास मेंटेन रख लेनी है, उसके बाद जो बचेगा वो गवर्नमेंट को दे देंगे हम, ठीक है। अब गवर्नमेंट को क्यों देंगे, कैसे देंगे और कितना यहां पर मेंटेन रखना है? 5.50%, 5.50%। देखिए आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी टू रिव्यू द सरप्लस ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस कमेटी ने यहां पर आरबीआई को एक रिकमेंडेशन दिया था कि आरबीआई को कितना कंटीजेंसी रिस्क बफर मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, कितना मेंटेन आरबीआई को करना चाहिए। एंड द कमेटी दैट वाज हेडेड बाय द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर बीमल जलान। उस कमेटी के जो हेड थे उनका नाम था बीमल जलान साहब। तो बीमल जलान के द्वारा हेड की गई इस कमेटी के द्वारा यहां पर कुछ रिकमेंडेशन किए गए थे, तो उसी के हिसाब से आरबीआई जो है यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना सरप्लस ट्रांसफर कर देता है। देखिए आरबीआई जो है, आरबीआई का जो एस्टैब्लिशमेंट था वो किया गया था अंडर द आरबीआई एक्ट 1934।
अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर बहुत सारी जो पावर्स हैं वो आरबीआई की डिफाइन की गई हैं। देयर आर सम सेक्शंस एंड सम शेड्यूल्स अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। तो देयर इज अ सेक्शन 47, एक सेक्शन 47 यहां पर वर्क करता है अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। ये सेक्शन 47 में क्या लिखा गया है कि गवर्नमेंट को सरप्लस ट्रांसफर करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के पास जो सरप्लस मनी होगी, आरबीआई कैन ट्रांसफर दैट मनी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज इट्स आरबीआई इज अ सबसिड, आरबीआई इज द ऑर्गेनाइजेशन, आरबीआई इज द बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसलिए जो आरबीआई का पैसा है वो सरकार का ही पैसा है, तो आरबीआई उसको ट्रांसफर कर देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो सरप्लस हम जानते हैं सरप्लस क्या होता है कि आरबीआई का जो इनकम है, जो एक्सपेंडिचर है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा दैट इज अ सरप्लस, उसको मैं सरप्लस कहूंगा। तो यहां पर सेक्शन 47 क्या कहता है? ठीक है, यहां पर सेक्शन 47 क्या कहता है, मैं एज इट इज स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं जो सेक्शन 47 में लिखा गया है। सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ इंडिया 1934 टाइटल्ड एलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट्स makes it mandatory for the RBI to transfer all the surplus money it has earned during a year to the central government। ये सेक्शन 47 में लिखा हुआ है ऑलरेडी, दैट इज इन द आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 47 इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, तो किस सेक्शन के आधार पर, किस सेक्शन के आधार पर, मैं आपको एक टिपिकल लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूं कि किस सेक्शन के आधार पर आरबीआई जो है वो अपना पैसा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करता है, दैट इज द सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ये ध्यान में रखना है आपको। और इस साल कितना पैसा किया गया? 99,122 करोड़ रुपए। अकाउंटिंग ईयर भी ध्यान में रखना है, अकाउंटिंग ईयर को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ है। हम हर बार यही सोचेंगे कि नहीं अप्रैल से मार्च का हुआ होगा या फिर जून से जुलाई का होगा, नहीं, ये जुलाई 2020 से लेकर मार्च 2021 तक का है। इस चीज को ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बट क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का हो सकता है लेवल के आधार पे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कितना पैसा? 99,122 करोड़ रुपए। आगे देखेंगे, यहां पर ये स्टेटमेंट यहां पर आगे लिखी गई है, आफ्टर मेकिंग प्रोविजंस फॉर द बैड एंड डाउटफुल एसेट्स डेब्ट्स। दे बेसिकली दो स्टेटमेंट आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर लिखा गया है, आफ्टर मेकिंग प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, depreciation in the assets, contribution to the staff, superannuation funds and for the all other matters for which provision is to be made by or under this act or which, यानी कि आरबीआई को सारे खर्चे निकाल देने के बाद, रिस्क मेंटेन कर लेने के बाद जितना भी पैसा यहां पर होगा, द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट शैल बी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक्यूरेट एज इट इज वर्डिंग है जो कि मैंने आरबीआई एक्ट 1934 से ही उठाई है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो 47 लिखने का मतलब है सेक्शन 47, सेक्शन 47। तो ये सेक्शन 47 क्या कहता है? एलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट्स। ठीक है, यहां पर हमने बात करी थी एलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट, सेक्शन 47 में लिखा गया है और दिस इज द ऑफिशियल सेक्शन 47। ये क्या कहता है? तो आरबीआई सब कुछ मेंटेन करने के बाद जितना पैसा बचेगा उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, अब आरबीआई के इनकम सोर्सेज क्या रहते हैं? एज पर द आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई के इनकम सोर्सेज क्या क्या यहां पे डिफाइन किए जाते हैं। क्लियर? देखिए, आरबीआई जो मेजर पैसा कमाता है वो इंटरेस्ट से कमाता है, इंटरेस्ट से कमाता है, चाहे वो इंडिया में काम करे एजेंसी से हो, चाहे वो फॉरेन एंटिटी से हो। ठीक है, इंटरेस्ट से सबसे ज्यादा पैसा आता है। अब इंटरेस्ट के डोमेस्टिक सोर्सेज क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन होल्डिंग्स ऑफ रुपी सिक्योरिटीज, रुपी सिक्योरिटीज के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है, नेट इंटरेस्ट ऑन द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑपरेशंस, रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब, इंटरेस्ट ऑन द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ऑपरेशंस, एमएसएफ ऑपरेशंस पे, और इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, जो लोन एंड एडवांसेस जो आरबीआई देता है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आरबीआई को आता है। ये तो था डोमेस्टिक सोर्सेज। फॉरेन सोर्सेज कौन कौन से? फॉरेन सिक्योरिटीज से जो पैसा आता है, उसके बाद नेट इंटरेस्ट ऑन द रेपो, रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शंस, उसके बाद डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट आता है। ठीक है, फॉरेन में, फॉरेन से। ये तो ये रहते हैं हमारे इनकम सोर्सेज आरबीआई के। खर्चा कहां कहां होता है? ठीक है, खर्चा कहां कहां करता है? एम्प्लॉइज को सैलरी देना, एम्प्लॉइज को सैलरी, पीएफ, ये सब देना, क्योंकि देखिए आरबीआई में काम कर रहे हो तो एम्प्लॉय की सैलरी बहुत ज्यादा होती है। आरबीआई में फ्रॉम द एग्जाम जो सबसे लोएस्ट पर्सन अपॉइंट होता है दैट इज आरबीआई असिस्टेंट, उसकी सैलरी भी 50,000 से ज्यादा होती है अगर मैं पर्क्स एंड बेनिफिट्स को मिला दूं। ठीक है, सैलरी इतनी ज्यादा नहीं होती बट बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। तो यहां पर एम्प्लॉइज की सैलरी वगैरह सब निकाल के, उसके बाद आरबीआई का काम करेंसी इशू, ठीक है, क्रेडिट को मेंटेन करता है, तो प्रिंटिंग ऑफ नोट्स में भी खर्चा आता है, वो सब भी निकालेगा। उसके बाद एजेंसी कमीशंस, देखिए आरबीआई वर्क करता है बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो एजेंसीज आरबीआई हायर करता है वर्किंग करने के लिए, कमीशन उनको देना पड़ता है, उनको पैसा देना पड़ता है।
ठीक है, गवर्नमेंट के बिजनेस करने के लिए जो एजेंसीज आरबीआई हायर करेगा उसको पैसा देना पड़ता है। तो ये आरबीआई के मेन खर्चे हैं, ये हैं आरबीआई के मेन खर्चे, ठीक है, जो कि आरबीआई के द्वारा यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। तो इन सबको देखते हुए यहाँ पे आरबीआई को इसको लेके चलना पड़ता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप आपको ये पता लगा होगा कि किस तरह से आरबीआई का इनकम आता है, किस तरह से एक्सपेंडिचर होता है, और क्या यहाँ पे सरप्लस क्या होता है, और किस सेक्शन के आधार पे आरबीआई जो है वो अपना सरप्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करता है। और कमेटी का प्लीज ध्यान में रखना कि कौन सी कमेटी यहां पर आरबीआई सरप्लस को लेकर बनाई गई थी, दैट इज अ बीमल जलान कमेटी। कमेटी का जो चेयरपर्सन होता है उसका नाम होता है इंपॉर्टेंट, उसको लेके क्वेश्चन आता है, दैट इज अ बीमल जलान कमेटी, बीमल जलान कमेटी। एंड कैपिटल रिस्क बफर कितना है, 5.50%। ये चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं सब मैं, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की चीजें हैं ये। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। किसी तरह का डाउट रहा, कुछ प्रॉब्लम रहा, कुछ समझ में नहीं आया, राइट इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए आज के सेशन को यही समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।